हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो अप्रोच है ये काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग प्रशासन में क्या है वो समझते हैं। देखिए, ये जो है पहले तो ये एक ग्रुप ऑफ अप्रोचेस है, मतलब ये एक समय समय में किस तरीके से एक वक्त में, मतलब एक एरा जिसमें लोक प्रशासन की जो प्रिंसिपल्स हैं और उसका जो पर्सपेक्टिव है उसमें चेंज आया। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं मॉडर्न क्या है, आधुनिकता, है ना। आधुनिकता के पश्चात लोक प्रशासन में क्या परिवर्तन आया है ये तो हमें समझना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी, ये होता क्या है। ये जो अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, ये क्या अप्रोच है, ये वेस्ट ने हमको समझाया है। हम्म मतलब यूरोप के अंदर किस तरीके से परिवर्तन हुए वो हम लोग समझते हैं, और उसका प्रभाव किस तरीके से, और उसको हम कैसे अपने देश में उन अप्रोचेस को कैसे लागू कर सकते हैं, या किस तरह से हम उसको अपने देश के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया, एक पार्ट में और बनाऊंगी, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है ये बनेगा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी 18वीं शताब्दी के अंदर एनलाइटनमेंट, है ना। मतलब जब एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ यूरोप के अंदर, ये तब उस समय की बातें हैं, मतलब 18th सेंचुरी के अंदर, जब उस समय पे जैसे ये लोग हमारे देश के अंदर आए, है ना। ये सारी चीज़ें, और जब वहाँ पे अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने नए नए वहाँ के द्वार खोले। और वही ऐसा समय था जब बहुत सारे एकदम से साइंटिस्ट बन गए वहाँ के लोग, है ना। उसके पहले इतने नहीं थे, लेकिन अचानक से बहुत ज़बरदस्त आविष्कार कर दिए उन लोगों ने। हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए वैसे कई बार कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, है ना। तो ये जब से ये शुरू हुआ मॉडर्निटी, राइट। इसके बाद क्या था, मॉडर्नाइजेशन है क्या। मॉडर्नाइजेशन जो है ये एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो हैं एडवांस कर रहे हैं, मतलब एक नए प्रकार के प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं समाज के अंदर, राइट। या दूसरी भाषा में कहें तो हमने नई तरीके से सोचना शुरू करा है। ओल्ड वैल्यूज जो कि जिसे हम कहें जैसे सुपरस्टिशन या अंधविश्वास, है ना। इंस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि अपनी भावनाओं पे उनके माध्यम से कार्य करना, उनको रिप्लेस कर दिया गया। किसने रिप्लेस किया, साइंस ने रिप्लेस किया। मतलब कोई भी बात आप सिर्फ इस वजह से नहीं मान रहे हो क्योंकि वो आपके किसी ने कही है या आप करते आ रहे हैं समाज के अंदर, नहीं, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण क्या है, सोच क्या है, ये है मॉडर्निटी, राइट। दूसरा रीजन, उसके पीछे तथ्य क्या है, ऐसा है तो क्यों है ना। पानी है उस वो कलरलेस है ना, वो ऑर्डरलेस है, तो रीज़न क्या है उसका। ये सब चीज़ें कैसे हुई, ये है मॉडर्निटी जो हम समझ रहे हैं। मैं वापस बता रही हूँ, ये जो मॉडर्निटी पढ़ रही हैं हम कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम यूरोप ने जो चीज़ें हमको सिखाई हैं, राइट। एग्जाम में तो खैर लिखना यही है, पर फिर भी हमको कुछ और नज़रिए से भी चीज़ों को समझना चाहिए। अब ये सब कुछ जो हुआ है, सुपरस्टिशन, इंस्टिंक्ट को रिप्लेस किया गया साइंस और रीजन से, है ना। इससे क्या हुआ, इससे कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चीजें आई। जैसे कि ऑल ह्यूमंस कॉन्फ्लिक्ट्स वर परसीव्ड एज प्रॉब्लम्स लिमिटेड टू साइंटिफिक सोल्यूशन। इससे कुछ जो चेंजेस हुए समाज में या फिर सिस्टम के अंदर, वो ये हुए कि इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं समाज की, उनको साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की गई, राइट। क्योंकि साइंस का एक तरह से आविष्कार हुआ, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, और ये हुआ कि जो सुपरस्टिशन है ये गलत है, साइंस इंपॉर्टेंट है। तो हर एक समाज की कोई भी बुराई को खत्म करने के लिए साइंस को एक जरिया बताया गया, या उसका एक साइंटिफिक सोल्यूशन होना चाहिए, ये उस समय के लोगों ने सोचा। लेकिन ये गलत है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 1900 से लेके और 1960 के जो मध्य है, अगर हम अब आ गए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये जो साल है, इस ये जो दशक रहे हैं कई, ये ज़्यादातर जो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो उससे प्रभावित रहा है। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, मशीन के ऊपर बेस्ड। और वो इंसान को क्या मानता है, वो इंसान को मानता है कि वो सैलरी से, मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा प्रभावित होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है,
राइट। उसके बाद वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, वो बहुत ज़्यादा इस समय पे रहा। वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या है, वो उसमें क्या बात करता है, वो उसमें रीज़न की बात करता है, वो रेशनैलिटी की बात करता है, और इसके साथ में वो बात करता है कि जो मतलब वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वैल्यू न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, इम्पर्सनैलिटी की बातें हैं। तो ये एक तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं, ठीक है। लेकिन बाद के जो दशक आए आफ्टर 60s, उसमें ये, या 60s के समय पे ये जो बातें हुई, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे नए नए देश आज़ाद हुए, नए नए देश बने। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम इनको डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी स्टेजेस हैं, उसमें भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जब समाज में परिवर्तन होता है, जब समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलती है, राजनीतिक स्थिति बदलती है, तो ब्यूरोक्रेसी को भी बदलना पड़ता है, या सिस्टम भी चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर बदलती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं चेंजेस के से, है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे नए देश बने, नई नई प्रॉब्लम्स आ गई, तो उस समय पे टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है ये कम पड़ने लगी। और जो ये था सोच कि इंसान सिर्फ पैसे से ही प्रभावित होता है, नहीं। जो नए देश बने, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग थी, जो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जैसे वही बात है, जो वो लोग उनके लिए अच्छा हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा ना हो, राइट। तो इसके लिए फिर ये सोचा गया कि नहीं, कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और नज़रिया होना चाहिए, जिससे कि हम इन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, द लॉजिक ऑफ मॉडर्निटी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन साइमन वर्ड्स। साइमन ने 1983 में ये मॉडर्निटी के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। इट कैन नॉट टेल अस वेयर टू गो। मॉडर्निटी हमें ये नहीं बता सकती है कि हमें जाना कहाँ है। एट बेस्ट इट कैन टेल अस हाउ टू गेट देयर। ये हमें सिर्फ सोल्यूशन बताती है, लेकिन वो सोल्यूशन किस चीज़ का है वो हमें नहीं पता होता है। ऐसा हो क्यों रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन सिर्फ ये सोल्यूशन बताती है, हाउ टू गेट देयर। मतलब हमें जाना है, लेकिन हमें चलना है विदाउट एनी एम। इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो जैसे अभी मैं देख रही थी कि हो सकता है बहुत लोगों को ये फेमिनिस्ट जो मॉडर्न वेस्टर्न जो फेमिनिस्ट हैं, और उनको ये मेरी बात बुरी लगे, या बहुत लोगों को हो सकता है लग सकती है, जैसे कि आजकल अजीब अजीब सी शादियां चलन में आ गई हैं। उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर होगा, कैसे समाज में उसके क्या आगे चल के क्या रेपरकशंस होंगे, क्या सभी लोग इस तरीके से करने लग जाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। वेयर टू गो, इट कैन नॉट टेल अस वेयर टू गो। इट इज अ न्यू टाइप ऑफ मॉडर्निटी प्रेस्क्राइब्ड बाय वेस्ट एंड अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री, ठीक है। एट बेस्ट इट कैन टेल अस हाउ टू गेट देयर, लेकिन नए नए कानून भी आ रहे हैं उन लोगों के लिए, और नई नई चीज़ें भी हो रही हैं, और वो लोग साथ में रह रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि अभी उन वीडियो भी दिखाए कि हम लोग इस तरीके से रह रहे हैं साथ में, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये क्या है? इट इज़ अ वर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स सेट बाय दीज पीपल, नॉट गुड फॉर सोसाइटी एटलीस्ट, राइट। तो ये यही है मॉडर्निटी की जो परिभाषा साइमन ने दी। आगे चलते हैं, हो सकता है ये बातें किसी को वो लगे, लेकिन मैं एज ए टीचर, ये एज ए सोशल साइंस टीचर, मैं ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये समाज में जो हो रहा है उसको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, राइट। चलिए, क्योंकि हर चीज़ किसी के लिए अच्छी नहीं होती है और हर चीज़ किसी के लिए ख़राब नहीं होती है, तो सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है। चलिए, डेमोक्रेसी में तो ये है ही। अच्छा, उसके बाद आता है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी को हम क्या कैसे परिभाषित करेंगे? मॉडर्निटी को हम समझेंगे कि वो रेशनलाइजेशन है वहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है मॉडर्निटी के अंदर, स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब चीज़ें मॉडर्निटी के अंदर आती हैं। मॉडर्निटी ने इन सब चीज़ों को समझाया हुआ है कि हाँ ये मॉडर्निटी है। अब ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें थी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ एज ए सब्जेक्ट, एक अलग तरीके से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसमें लेजिटिमेसी के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया, ट्रांसपेरेंसी की बातें थी, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इसकी बातें की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें की गई, राइट। लेकिन जैसे कुछ स्कॉलर्स थे, वोल्डो, गोलम्ब्यूस्की, फ्रेडरिक्सन, इस तरह के जो कुछ अदर जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा काउंटर द प्रिवेलिंग आइडियाज ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज बीइंग इनसेंसिटिव।
उन्होंने इन जो ये जो सारी जो चीज़ें थी वैल्यू न्यूट्रल, इसके साथ में आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की गई है ना, ये सारी चीज़ें हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मोटिवेशन बाय मॉनेटरी बेनिफिट्स है ओनली, इन सब चीज़ों के आप ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने माना कि ये बिल्कुल इंसेंसिटिव है, और ये जो सामाजिक जो सच्चाई है उसके विपरीत ये बातें की गई हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए, ये एक तरीके से कान को अब हम दोबारा से पकड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रियलिटी, है ना। वहाँ पे हमें एक अलग नज़रिया अपनाना होगा। मॉडर्निटी सही है, लेकिन मॉडर्निटी हर जगह पे सही नहीं हो सकती है। इसको आप इस तरह से समझिए। टेक्नोलॉजी जब भी फायदेमंद होती है जब वो समाज के लिए एक बूंद की तरह काम करे, लेकिन टेक्नोलॉजी से ही समाज चले ये संभव नहीं है। तो मॉडर्निटी से ही आप अपने ट्रेडिशंस भूल जाएं, सारी चीज़ें भूल जाएं, कल्चर को भूल जाएं, आप अपने इतिहास को भूल जाएं, और क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि मॉडर्निटी ये है तो उसके हिसाब से हम लोग चलें, ये बिल्कुल ही सर्वथा अनुचित बात है। ये कौन बता रहा है? ये पुस्तक बता रही है जिससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, राइट। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब कौन से ऐसे जो फैक्टर्स थे जिन्होंने पोस्ट जो मॉडर्निज्म कंसेप्ट है इसके उदय में अपना एक तरह से योगदान दिया, राइट। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन साइंस एंड गवर्नमेंट। हम अभी जो बात कर रहे थे वो यही है, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन साइंस एंड गवर्नमेंट। मतलब लोगों ने, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, कि साइंस के द्वारा ही, साइंस के आधार पर हर एक सोल्यूशन नहीं कर सकते आप, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ इन्होंने दिए, जैसे पोवर्टी साइंस से मतलब नहीं हटी। साइंस आया, साइंस के हिसाब से सरकार ने चलना शुरू करा, लेकिन उसके बाद भी पोवर्टी नहीं हटी। सोशल इनइक्विटी, अनएम्प्लॉयमेंट जस का तस, या कुछ तो बहुत सुधार लेकिन नहीं हुआ। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, राइट। अब देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ पे साइंस की, अब आप बोल सकते हैं कि साइंस या फिर मॉडर्न ये जो सारी टेक्नोलॉजी आई है ये तो ठीक है, लेकिन करप्शन तो हुआ ना। ये तो सब करप्शन की वजह से हुआ है कि पॉवर्टी नहीं हटा पाई या ये चीज़ें नहीं हटा पाए। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझिएगा कि हम ये जो कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो हमको हर एक चीज़ को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच जो है वो बात किसके लिए कर रही है? वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के लिए बात कर रही है यहाँ पे, राइट। अब वेबर ने बोला कि भाई ब्यूरोक्रेसी को क्या है, वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको हर एक एथिक्स के बेस पे उसे डिसीजन लेना चाहिए, भावना तो होनी नहीं चाहिए एक ब्यूरोक्रेट के अंदर, राइट। अब लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? शायद यही कारण है कि करप्शन आया। आप इसको ऐसे भी समझिए, क्या यही एक कारण भी, ये भी कारण हो सकता है कि करप्शन आया इतना ज्यादा व्यवस्था के अंदर? ह्यूमन तो है ही कारण, लेकिन एक ये भी कारण हो सकता है, राइट। तो अब इसी वजह से क्या हुआ कि हायरार्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ government and is also scientific, based on the scientific principles, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने की कोशिश करी ना। तो अब क्या हुआ? पॉवर्टी हटी नहीं हटी, इससे क्या हुआ? रेड टेपिज्म बढ़ा। अब आप इसको ऐसे समझिए, रेड टेपिज्म की वजह से ये बहुत सारी चीजें हो गई, डिलेज आए, ऑब्स्टेकल्स आए, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसे दी गई? इंपॉर्टेंस दी गई उस व्यवस्था को, कि व्यवस्था में काम ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है वो उस समय के लिए सही हो, लेकिन 1960 के दशक आते आते ये व्यवस्था भारी दिखने लगी, क्योंकि इस व्यवस्था के ऊपर ज्यादा बल हो गया। लेकिन वो व्यवस्था क्रिएट करी गई थी किसके लिए? जो समाज है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। फॉर मेकिंग, जैसे वुड्रो विल्सन ने बोला, फॉर मेकिंग इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब। लेकिन आज के समय पे उसकी क्या स्थिति है? ठीक है, उस समय पे इसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए अनाज के अंदर, लेकिन अब भी स्थिति क्या है उसकी? उससे पर्यावरण की हानि हुई, हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर चला गया, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, ये जो चीज़ें थी मतलब ये नहीं सॉल्व हुई, जो कि कहा गया था कि साइंस से हो जाएंगी, राइट। अब आता है सोशल फ्रेगमेंटेशन। अब इनको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए,
सोशल फ्रेगमेंटेशन हुआ समाज में। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक तरह से टुकड़ों में बट गया समाज। कैसे? पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग देयर नेटवर्क्स थ्रू टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएशंस एट द नेबरहुड एंड कम्युनिटी लेवल्स। इससे हुआ क्या कि लोग बाग जो हैं इसको ये जो पॉइंट है इसको बहुत गहरे में समझने की ज़रूरत है। मतलब जो दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो अपने नेबरहुड और कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस हो गए बाहर से ज्यादा। नेशन हो गया सेकेंडरी और कम्युनिटी होगी प्राइमरी। ये हुआ है उस मॉडर्निज्म की वजह से इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? अब इसको हम, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि जैसे वोट डालना है, राष्ट्र के बारे में किसने सोचा? राष्ट्र के बारे में कितने लोगों ने सोचा? राइट। हमने वोट डाला कि हमारे घर की सामने की सड़क खराब है। हमने वोट डाला, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वोट इन्हीं पे डालना चाहिए। ये बिल्कुल कि सड़क खराब है हम इस पे वोट डालें, ठीक है। लेकिन कितने सालों तक हमने ये नहीं सोचा कि ये सड़क ठीक ही क्यों नहीं हो रही है। हम लगातार इसी चीज पे वोट क्यों डाल रहे हैं। और बहुत बहुत जगहों पे तो एक लीकर की एक बॉटल के ऊपर वोट डाले गए। हम अपनी रिलीजन पे तो हम बटे ही, लेकिन हम लोग जाति और फिर सब कास्ट ग्रुप्स हम उन पे बट गए, गोत्र तक पे लोग बट गए कि ये ऐसा फलाना तो इसका गोत्र फलाना और ये ऐसा और ये ऐसा। राइट। तो सोशल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हुआ। मतलब मॉडर्निटी ने क्या किया, क्योंकि हुआ क्या, देखिए हुआ क्या कि फीलिंग्स को तो कर दिया गया सेकेंडरी, और बहुत ज्यादा चीजों को क्या किया गया कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से सोचने की भारी भरकम चीजों को डाल दी गई लोगों के ऊपर। सही है। 2014 के बाद ही क्यों हम लोग राष्ट्रीय गीत और इन सब चीज़ों के ऊपर एक नई बहस पे बात हो गई और नेशनलिज्म और ये सब आ गया है। उसके पहले क्यों हम लोग सिर्फ एक जाति और रीजन के अंदर भी मोहल्ला और उन्हीं में घुसे हुए थे। समझ में आ रहा है नहीं बात? राइट। तो यही उस समय पे हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखिए, बोगेसन 2005 इन्होंने बोला, डिस्क्राइब्स दैट सच नेटवर्किंग ट्रेंड्स lose their national focus and replace the values of modernity in relation to centralization, collectivism, and nationalization with decentralization, individualization, and internationalization. अब देखिए इसको समझिए, ये हुआ क्या कि ये इस टाइप के अलग अलग दुनिया के देशों के अंदर इसी तरीके की स्थितियां हुई, और ज्यादातर कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज। मोटे तौर पे समझाएं तो देखिए डेवलप्ड जो कंट्रीज थी, यूरोप कह लीजिए या फिर आप अमेरिका और ये सब कह लीजिए, यूरोप के अंदर भी कुछ देश जो बहुत ज़्यादा, जैसे फ्रांस और ये सब, ये लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर चुके थे। और 1900 की ये जो दशक आते आते तो ये लोग बहुत ज़्यादा उस समय पे हमसे बहुत आगे थे, है ना। हम लोग इंपीरियलिज्म की वजह से बहुत पीछे चले गए। अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो अफ्रीकन और जो एशियन कंट्रीज थी काफ़ी सारी, जो ये 1940 50 और 60 के दशक में ये जो बहुत आज़ाद हुई हैं ज़्यादातर जो देश हैं, राइट। यहाँ पे क्या है कि ये टेक्नोलॉजी में भी और हर चीज़ में ये पीछे थी, करेक्ट। और यूरोप में उस समय पे क्या था कि ये सब चीज़ें, साइंस बहुत उस समय के हिसाब से उनके यहाँ पे बहुत आगे पहुंच चुकी थी। तो उनके यहाँ पे ये चीज़ फील की गई कि भाई जो मतलब साइंस ज़रूरी है लेकिन वैल्यू सिस्टम भी होना चाहिए, वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, ये वहाँ पे फील की गई। ये देश उस समय पे आज़ाद हुए, इन्होंने उनकी वो चीज़ों को पकड़ लिया, राइट। हमने ब्यूरोक्रेसी ले ली उनकी, वो लोग तो उसके सेकंड चरण में चले गए, है ना। हम लोगों ने उनकी, क्योंकि वहीं से हमने अपना सिस्टम, हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हमारा, उससे बोरो किया हुआ है। तो हमने बहुत सारी उनकी जो चीज़ें थी जो कि उसके बाद वे लोग उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, हमने उनकी वो जो चीज़ें थी वो हमने अपने यहाँ पे पकड़ ली कि भाई ब्यूरोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलोनियल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज द बेस्ट। हमने इस चीज़ को समझा। ऐसा ही बहुत अन्य देशों के अंदर हुआ, राइट। और उससे क्या हुआ, वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस समय के, या ये कह लीजिए सिस्टम इस तरीके से था कि सिस्टम के बीच में और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, राइट। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट हमको ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही एक पता नहीं कौन से लोग हैं, वो ऐसी एक भावना बना दी गई थी, या भावना हमारे अंदर आ गई थी।
राइट। साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया, वहाँ की भाषा अलग, बिल्कुल ही एक अलग। जैसे कि अभी संगम हुआ वाराणसी के अंदर और तमिल जो वापस संगम हुआ, ऐसा हमने कभी सुना, मतलब बहुत पहले नहीं हुई ये सारी चीज़ें, शायद बहुत पहले होती थी, लेकिन बीच में तो ये सब चीज़ें गायब ही हो गई। मतलब फ्रेगमेंटेशन होते चले गए भारत के, हम अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, राइट। और ये हम प्रभावित हुए उन देशों में जहाँ पे उन लोगों ने उन चीज़ों को सेकेंडरी समझ लिया था, राइट। क्योंकि वहाँ पे वो जो चीज़ वहाँ पे चली, एनपीए आया और वो सारी चीज़ें आई, वो हमारे यहाँ पे बहुत बाद में आई फिर, करेक्ट है। तो हमने अब क्या किया, सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से हमने कर दिया, रिप्लेस कर दिया मॉडर्निटी ने। एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि ये ज्यादा जरूरी है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ये सारी चीजें चलेंगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हमने 1992 में किया। देखिए अब इसको हम अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो अच्छा है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन तब अच्छा है जब वो नेशनलाइजेशन को सपोर्ट करे। लेकिन सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ही हो तो उसे नेशनलाइजेशन तो खत्म ही हो जाता है ना, राइट। सेंट्रलाइजेशन हो, सॉरी सेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन वही एकदम से गायब ही हो जाए, हम सिर्फ अपने मोहल्लों के बारे में सोचते रहें, राइट। इसको इस तरीके से हमें समझना है कलेक्टिविज्म के जगह पे कि हम पूरा एक समाज, एक देश एक है, लेकिन यहाँ पे बातें क्या है, इंडिविजुअल, इस व्यक्ति को मेरे को वोट देने से मुझे फायदा है। मेरी बेटी का, मेरे हॉस्टल के अंदर लड़की थी और उनको वोट देना था, तो उसने मतलब जैसे हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, वो साइंस की थी और मैं इसकी थी, सोशल साइंस की थी, तो ऐसे वहाँ पे वो हरियाणा से थी और ऐसे नॉर्मल बात आई, वहाँ पे इलेक्शन थे, तो क्योंकि मेरा सोशल साइंस बैकग्राउंड था तो मेरे को इन सब चीज़ों में मैं पढ़ती थी और मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है इलेक्शन में, ये वो, तो उसको कोई खास ओपिनियन नहीं था, उसने ये बस ये बोला कि क्योंकि उसने बायोटेक से किया था तो उसकी कोई ट्रेनिंग थी और वो ट्रेनिंग थी जो वहाँ पे उठे हुए थे उस समय पे इलेक्शन में कैंडिडेट, तो बोले कि हम उनको वोट करेंगे ना, वो पापा के वो जानने वाले भी हैं, तो फिर वो क्या है, मेरी वो ट्रेनिंग करवा देंगे, सिंपल, बस। इंडिविजुअलिज्म, वो समाज के लिए कितने बेहतर होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये हो गई नई तरीके की मॉडर्निटी। तो देखिए मॉडर्निटी हमेशा अच्छी नहीं होती है, मॉडर्निटी अच्छी होती है जो वो ट्रेडिशन के साथ में चले। अच्छा ये हो गया, उसके बाद आता है इन्होंने रिप्लेस किया नेशनलाइजेशन को इंटरनेशनलाइजेशन के साथ। हम लोग राष्ट्र की बात नहीं करते, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बहुत बात करने लगे। 1990s में हमने यू टर्न, हमारी पूरी की पूरी सिस्टम जो है हमारा वो खुल गया और मतलब बाहर की एमएनसीज और ये सब आने लगे, तो देश के बारे में नहीं बात करते हम लोग, देश के बारे में बात करना इज डाउन मार्केट, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करना, वो सब चीजें बहुत अच्छी हो गई। ये न्यू टाइप ऑफ मॉडर्निटी हमें सिखाई गई, जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्न अप्रोच आया, ये हम समझ रहे हैं अपने देश के हिसाब से, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है इसका, कंटेक्चुअलिटी। कंटेक्स्ट होता है किसी संदर्भ में जब आप बात करते हो, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, विद इंक्रीज इन सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, विद इंक्रीज इन सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड ग्रेटर पीपल्स वॉइस एंड चॉइस, ज्यादा सोशल फ्रेगमेंटेशन हुआ, टुकड़े ज्यादा हो गए, उसकी वजह से लोगों की वॉइस, डिमांड ज्यादा बढ़ी, इच्छाएं ज्यादा बढ़ी, चॉइस मतलब पसंद भी ज्यादा बढ़ी। स्कॉलर्स ऑब्जर्व ए ट्रेंड ऑफ रिलेटिविज्म एंड अनसर्टेनिटी इन द सोसाइटी। लोगों ने इस चीज को ऐसे समझा कि समाज के अंदर लोगों की इच्छाएं तो बढ़ी हैं, उससे इच्छाओं को बढ़ने से लोग आपस में रिलेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी की भावना भी लोग आ गई है, कियोटिक टाइप सिचुएशन हो गई है समाज के अंदर, सही है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज द कंटेक्स्ट ऑफ चेंज इन नॉर्म्स, हैबिट्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एटीट्यूड इन टर्न। देखिए ये जो चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ, नॉर्म्स में हुआ, हैबिट्स में, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एटीट्यूड इन टर्न अफेक्ट्स द पब्लिक सेक्टर इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एम्बिगिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। देखिए हुआ क्या है, क्योंकि सारी चीजें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब लोग क्या है, लोग इन सब चीजों के अंदर लोगों के में परिवर्तन आया, साइंस 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 साइंस, मॉडर्निटी सिखाई जा रही है, ठीक है, तो लोगों के रहन सहन का तरीका, उनके सब चीजें बदल गई, हैबिट्स, पॉलिटिकल, कल्चरल, सब चीजें बदल गए। अब इससे क्या हुआ, जो सिस्टम है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो सिस्टम है, उसमें भी परिवर्तन आया, लेकिन वो एक अनसर्टेनिटी की भावना, एम्बिगिटी, कुछ क्लियर नहीं था चीजें कैसे हो रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ढांचा जो जो कॉलोनियल टाइप की जो ब्यूरोक्रेसी थी वही चल रही थी,
और एक समय पे आते आते वो जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी थी वो भी लोगों को बोझिल लगने लगी। इसी वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म आया, लोगों में फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसकी वजह से लोग आपस में बिखर गए और नई डिमांड्स आई। और नई डिमांड आने के लिए क्या हुआ, फिर जब भी तो जाके 1990 के अंदर वो चीज़ें टूटी ना। हमें चाहिए थी कौन सी, हमें चाहिए जीन्स, और इतने कम दामों पे हमें जीन्स चाहिए क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव बाहर रहता है, वो ऐसी ऐसी जीन्स लेकर आए, वो हमारे मार्केट में है नहीं। राइट, खाने पीने की चीज़ें, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी, टीवी पे देखी, या फिर बाहर आना जाना बहुत सारा जैसे लोगों का है, तो वो हमने देखा, वो हमारे यहाँ पे था नहीं, लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी, चॉइस, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी तो वो तो वही उसी ढांचे पे चल रही थी ना, नो चेंजेस इन दैट, करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम में भी और लोगों के बीच में भी एक अनसर्टेनिटी की भावना का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दो दीज पर्सपेक्टिव्स आर कल्चरली एम्बेडेड एंड लेजिटिमेट इंडिविजुअलिज्म, दिस देयर सक्सेस लाइज इन फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस इन विच पब्लिक सिस्टम्स कुड वर्क। देखिए ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब एक तरीके से सिस्टम में समय समय पर आती हैं, राइट। लेकिन इस अनसर्टेनिटी, या फिर जो हम कह लीजिए कि अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए, या फिर मॉडर्निटी को आप ये कह लीजिए कि मॉडर्निटी, अगर हम लोग मॉडर्निटी सिर्फ समाज के अंदर जिस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में है, तो सिस्टम में भी जब मॉडर्निटी आएगी तो ही जाके चीजें सही होंगी, राइट। जब सिस्टम उस चीज को, आप डिमांड्स आप भेज रहे हो, राइट, सिस्टम हो गया हमारा 10 साल 15 20 23 साल 30 साल पुराना, डिमांड्स आप भेज रहे हो सिस्टम के अंदर, हमें ये चीजें चाहिए, तो उसी के हिसाब से जब सिस्टम में परिवर्तन होगा, वो प्रोसेसिंग जो पूरा का पूरा एक मतलब पॉलिसी मेकिंग जो एटीट्यूड है वो जब चेंज होगा, तब जाके एक तरीके से पूरी व्यवस्था का में सुधार होगा, करेक्ट। तो यह कंटेक्चुअलिटी, इस वजह से मतलब सोशल फ्रेगमेंटेशन हुआ, राइट। उसके साथ में जो फ्रेगमेंटेशन की वजह से लोगों की चॉइस, लोगों के डिमांड्स में परिवर्तन आया, और इसी वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, मतलब चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, इन द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। मतलब वैल्यू न्यूट्रलिटी से हम वैल्यूज की तरफ को, प्रो न्यूट्रलिटी की तरफ को बढ़ गए, राइट। अब देखिए आगे क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्यों आई, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है एक तरीके से अविश्वास की भावना जब हमारे मन में होती है। तो अविश्वास की भावना का क्या मतलब है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज स्केप्टिकल अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड elitist culture on the grounds that they are arbitrary in promoting vested interest and in excluding the complexities of the society। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए पोस्ट जो मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच जो है, एक तरह से बस मैं एक लाइन में बताऊं तो ये वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच है। क्या है, जहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जहाँ पे मतलब जो एल्टन मेयो जो शुरुआत करते हैं ना ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, वो ही पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कई सारी अप्रोचेज आएंगी इसमें, राइट। तो जो पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है, ये जो है स्केप्टिकल है, मतलब ये इसको संशय है ना, ये संशित है किसके लिए, अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मॉडर्न जो एक तरीके से जो व्यवस्था है उसके प्रति, एंड एलिटिस्ट कल्चर के प्रति, अभिजात्य वर्ग, मतलब लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया है, ऑन द ग्राउंड्स दैट दे आर आर्बिट्रेरी इन प्रमोटिंग, क्योंकि वो लोग जो है व्यवस्था को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे परिवार हमारे देश में हुए जिनके दादा भी पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर जिनके पिता पॉलिटिक्स में आए, तो वो पार्टी पूरी की पूरी मतलब एक तरीके से हाईजैक कर ली उनके बेटों ने, और फिर आगे चाहे उस पार्टी के अंदर कितने भी बड़े बड़े अच्छे नेता हुए समाज से, लेकिन सबको साइडलाइन कर दिया गया उनके फिर आगे फर्दर किसी बेटे के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, करोड़ों अरबों की संपत्ति उन लोगों ने बना ली, राइट, और अपने खुद के स्वार्थ के लिए। लेकिन समाज में क्या हो रहा है,
समाज में क्या परिवर्तन होना चाहिए, समय के हिसाब से लोगों को क्या ज़रूरतें हैं और समय के हिसाब से लोगों को कि नई चीज़ों से हमें मुलाकात करवानी चाहिए और क्या परिवर्तन और सोसाइटी के अंदर लाना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया। राइट। अब देखिए, साथ में पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज़ के और खिलाफ है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ इम्पोर्टेड पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेटिव पॉपुलेशन। बहुत बार क्या हुआ है कि कोई भी पॉलिसी सिर्फ इस वजह से बहुत सारे देशों के अंदर बना दी जाती है, या फिर ये होता है ना कि जैसे कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्शल प्लान को पढ़ा है। मार्शल प्लान क्या था, जो नए देश आए थे, नए देशों को, जो नए देश आए मतलब जो आज़ाद हुए, नए देशों को अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने, है ना, बहुत सारी सहायता मुहैया कराई पैसे से। लेकिन क्या पैसे ऐसे ही दे दिए जाते हैं? उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। तो उन देशों की पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए गए, किसके हित के हिसाब से, उन देशों के हिसाब से जहां से पैसा आ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर चाइना बहुत सारा पैसा अपना देता है, तो वो क्या करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो बहुत सारे, चाइना एक तरीके से एक आगे के समय में मतलब अभी तो वो बिल्कुल कटोरे लेके हाथ में घूम रहा है, लेकिन बहुत सारी वहाँ की पॉलिसीज जो होती हैं वो बनी किस आधार पे होती हैं, क्योंकि चाइना चाहता है कि वहाँ पे वो पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिसी बने। राइट। लेकिन पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो इस चीज को फेवर नहीं करता है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में एनपी आएगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज की बात करता है, वो सोशल इक्विटी की बात करता है, वो ट्रेडिशन की बात करता है। और ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ही खिलाफ हो गया। राइट। तो इससे अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल बताया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हाँ इरेडिकेट फेमाइन, अकाल तो खत्म किया, लेकिन उसके साथ में क्या किया, उसने हमारा जो पर्यावरण है वो खराब कर दिया। राइट। अब देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफरेंसेस फॉर स्मॉल एंड लोकल। प्रेफरेंसेस फॉर स्मॉल एंड लोकल। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, इसको दो तरीके से, जैसे कि अभी आज के समय में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने बोला वोकल फॉर लोकल, एक तो ये बात हो गई। लेकिन ये जो है ये नेगेटिव कंटेक्स्ट है। मतलब यहाँ पे जैसे कि भाषा के आधार पे, जैसे साउथ इंडिया के अंदर आप घूमने जाए, जैसे कभी गए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, या ये कह लीजिए कि एक आपस में नॉर्थ और साउथ में एक गैप आ गया है, और गैप इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि नॉर्थ वाले साउथ को इंडियन, मतलब साउथ में एक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और साउथ वाले जो नॉर्थ में के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ये ऐसी जानबूझ की ये चीजें की गई। तो वोकल फॉर लोकल जो आज की बात है, वो बिल्कुल ये है कि अपनी जो लोकल जो चीजें हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा देना, ये और बढ़ावा देना, देश हित में बढ़ावा देना, जिससे कि वहाँ की, जैसे कि मेरठ की जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ के, जैसे मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत अच्छा है, तो अगर उस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे, उसको सरकार आगे प्रमोट करेगी, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन एक दूसरा हो गया कि हम लोग जो है अपनी कोई बात मनवाने के लिए, या फिर हम लोग आरक्षण के ऊपर भिड़ जाएं, या फिर हम जो है देश हित में ना सोच के अपने अपने जो लोकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनमें हम लोग जाके घुस के बात करने लग जाएं। ये है प्रेफरेंसेस फॉर स्मॉल एंड लोकल। गुड़ तो पहले भी था, है ना। और ये जो मेरठ का जो स्पोर्ट्स जो पूरा का पूरा इतना अच्छा है, यहाँ का स्पोर्ट्स के जो सारे के सारे सामान है वो बहुत बढ़िया हैं। ये तो पहले भी थे, लेकिन बढ़ावा देने की जो बात है वो पहले भी सरकारों ने करी है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इन चीज़ों को, कि हमें अपनी चीज़ों को खरीदना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये है। राइट। और यहाँ पे प्रेफरेंसेस फॉर स्मॉल एंड लोकल, यहाँ पे रीजनलिज्म की बात, कि हमारा रीजन श्रेष्ठ और दूसरे को हम लोग छोटा दिखाएं। और इससे क्या है कि हम अपने रीजन में बैठ के अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएं, और इससे दूसरे को छोटा दिखाएं, और इससे क्या है कि फ्रेगमेंटेशन हो जाए सोसाइटी के अंदर। और एक ये हुआ कि हम अपने बिजनेस को या अपनी जो हमारी खूबी है उसको हम आगे बढ़ाएं, उससे हम आगे और बिजनेस करें, और उससे क्या है कि हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया। यहाँ पे ये वाला है जो मैंने पहले आपको बताया, प्रेफरेंसेस फॉर स्मॉल एंड लोकल, इस चीज़ पे बल दिया गया था।
करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द पैराडॉक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें क्या है, सच ट्रेंड्स मतलब ग्लोबलाइजेशन टाइप ऑफ ट्रेंड्स, सच ट्रेंड्स लीड पीपल टू अबेंडन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ देयर सोसाइटीज इन फेवर ऑफ लाइफस्टाइल कंज्यूमरिज्म। इसमें क्या होता है कि हम जो है अपना जो लोकल चीजें उन्हें छोड़ देते हैं, राइट, और हम वो चीजें खानी या वो चीजें पहननी या वो कल्चर को अपनाना या उस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं जो सुनने में या देखने में अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत सारी मूवीज के अंदर जब रोमांटिसिज्म की बात होती है तो चर्च को दिखाया जाता है। बहुत सारी मूवीज के अंदर चर्च को, कोई मैं वो नहीं कह रही, वो भी एक आस्था की जगह है, लेकिन उसे ही क्यों प्रमोट करना है ना। हमें यहाँ पे इस चीज को समझना होगा। खाने के अंदर समोसे में समोसा भी खाइए, लेकिन मोमोज को ही क्यों प्रमोट करना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने हमको मोमोज खाना सिखा दिया है। चाहे वो हेल्थ के लिए अच्छा हो चाहे वो खराब हो, लेकिन हमने उसको सीख लिया है, करेक्ट। तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें मतलब, और हम अपने संस्कारों से अपनी जो हमारी पारंपरिक जो मूल्य हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, आपस में एक दूसरे की मदद करना या ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, हमारे संस्कार। जैसे कि अभी एक लड़की का वीडियो था कि उसके पापा का बरसी थी या श्राद्ध था, और उसने उस वीडियो को पूरा बनाया और फिर डाला कि आज मैं ये खाना खा सकती हूँ और ये नहीं खा सकती हूँ और आज मैंने ये करा है। ग्लोबलाइजेशन की उसने रील बनाना और या वीडियो बनाना तो सीख लिया, रील बनाना तो सीख लिया टेक्नोलॉजी से, लेकिन अपने उन चीज़ों का उपहास उड़ा रही है। वो रील भी बनाती लेकिन उसको इस तरीके से दिखाती कि देखो ये ऐसा होता है और आप लोग भी इस काम को कीजिए। पॉजिटिवनेस आ गई उससे, और उससे क्या, उस लड़की को ट्रोलिंग हो गई, और मतलब ये अच्छा भी नहीं गया है ना, और ये अच्छी बात भी नहीं है, राइट। तो ये है पैराडॉक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब दूसरों से प्रभावित होना और वो प्रभावित होकर अपनी चीजों को छोड़ देना, करेक्ट। तो सेलिब्रेटिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल बट फीलिंग इंफीरियर अबाउट देयर ओन ट्रेडिशन, करेक्ट। जैसे कि अभी हुआ 25 दिसंबर को बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस मनाया। मनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या अर्थ पता है, अर्थ भी चलो सीख लिया, लेकिन आप जब जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं? अगर आप बताते हो तो आप वो भी बनाने के पूरे अधिकारी हो, लेकिन सिर्फ आप क्रिसमस इस वजह से मना रहे हो क्योंकि वो एक मतलब एक तरीके से दूसरों को दिखाना चाहते हो कि हम, वो एक मॉडर्निटी का सिंबल बन गया आपके लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आप इस वजह से मना रहे हो कि वो एक अच्छा त्योहार है और हमें भी मनाना चाहिए, तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए और फिर पिक्चर पोस्ट करने के लिए वो बिल्कुल गलत है, राइट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है हमको यही सिखाता है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, राइट। अब देखिए, अब पोस्ट मॉडर्न जो अब ये थोड़ा सा है, उसके बाद हम इसको आगे चलिए यहाँ या इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं। ये वाला जो आगे का पोर्शन है ये हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 3 वीडियो बन जाएं इसके, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसमें समझाने के लिए बहुत है। तो यहाँ तक जो मैंने अभी करवाया, आप इसको देखिएगा वीडियो को। अगर कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और यहाँ से फिर मैं कल इस वीडियो को मतलब कल से मतलब नेक्स्ट जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी उसमें फिर मैं आगे फर्दर इसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।